हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू द जुडिशरी कॉन्क्लेव। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन of judiciary conclave, we will basically be dealing with how to prepare for answer writing for judicial services examination. जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंट्री में जुडिशरी के एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप्स, देन मेंस एग्जामिनेशन विच इज सब्जेक्टिव टाइप्स, एंड देन द पर्सनल इंटरव्यू जिससे आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। तो इसमें जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसका एक बहुत वाइटल पार्ट होता है आंसर राइटिंग। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, और साथ ही साथ इस सेशन के एंड में मैं आपको एक ऐसी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी से मिलवाऊंगा हु हैज फेस्ड ऑल दिस थिंग हरसेल्फ, एंड she will be sharing with us the very basic tips and tricks for answer writing, because she has aced this answer writing in the best possible fantastic manner. But उस सरप्राइज एलिमेंट के लिए आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। तो उस सरप्राइज एलिमेंट से पहले हम एक बेसिक डिस्कशन करेंगे ऑफ हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आंसर राइटिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले की प्रिपरेशन। दैट इज द प्री रिक्विजिट्स ऑफ आंसर राइटिंग। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एस और द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज द सब्जेक्ट। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो प्रोसीजरल सब्जेक्ट हो, चाहे वो सब्सटैंटिव सब्जेक्ट हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी उस सब्जेक्ट पे कमांड या पकड़ कमजोर होगी तो जो भी आंसर्स आप लिखने जाएंगे वो आंसर्स कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होंगे, और उन आंसर्स में गड़बड़ होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जब आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक कंप्लीट नॉलेज होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है, तभी आप उस पे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं या उसके किसी भी कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सो द कमांड ओवर द सब्जेक्ट और द पकड़ ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज द वेरी बेसिक प्री रिक्विजिट। उसके बाद दूसरी प्री रिक्विजिट आती है टू नो द डिफरेंस बिटवीन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एंड द मेंस एग्जामिनेशंस इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। भाई, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, जो भी स्टूडेंट्स अपने लॉ स्कूल में सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, उन्हें ये बेसिक फंडा नॉलेज तो पता ही है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आंसर्स हम कैसे लिखते हैं। भाई, एक लाइन को 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन कैसे खींचना है, उसे एक्टिव पैसिव कैसे करना है, मार्क्स को कैसे गेन करना है, कैसे अपना सेमेस्टर क्लियर करना है, दैट इज द अल्टीमेट एजेंडा ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर आंसर राइटिंग इन द सेमेस्टर एग्जाम्स इन द लॉ स्कूल्स। लेकिन ऐसी आंसर राइटिंग कभी भी मेंस एग्जामिनेशन में वर्क नहीं करती है। तो जो एक्टिव पैसिव वाला पैटर्न हम लोग किसी भी प्रिलिमिनरी या रादर किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपरेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है फॉर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन को आंसर करने का तरीका, उसको आंसर करने की स्कीम, उसका पैटर्न, उसका सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरीके से अलग होता है फ्रॉम एनी क्वेश्चन दैट यू आर आंसरिंग इन अ मेंस और रादर इन अ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो सेमेस्टर का पैटर्न अलग, मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग। पहले तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद एक बेसिक रिक्वायरमेंट आती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट नो सिंगल रूल ऑफ थंब विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द आंसर। ये भी एक देन है हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की, कि जब हम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम पे हम एक जैसे आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और बड़े मजे से हमें वहां पे मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन उन एग्जामिनेशंस में हमें नौकरी के लिए फाइट नहीं करना होता, उन एग्जामिनेशंस में हमें हमारे ड्रीम के लिए फाइट नहीं करना होता। वो सिर्फ हमें एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं, या रादर वो सिर्फ हमारा सेमेस्टर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि
किसी भी एक पैटर्न पे अगर आप आंसर्स लिखते आए हैं तो वही सेम थंब रूल हर एक टाइप के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। कभी भी जानते हैं आप कि कभी भी एक तरह के क्वेश्चंस आपसे ना तो सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते थे और ना ही मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग द वेरियस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों से मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पैटर्न है द कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस का। अब ये थोड़ा पुराना ट्रेंड है, थोड़ा पास्ट ट्रेंड है जो अब बहुत कम यूज किया जाता है। सो कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब व्हाट इज रेस जुडिकेटा, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, या व्हाट इज मर्डर, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, एंड दैट्स इट। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है किसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि आपको वो क्वेश्चन घुमा फिरा के ना पूछा जाए, एक सीधा सपाट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कि मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, या फिर आपसे एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड डॉक्ट्रीन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पुराना ट्रेंड है, यानी कि अब इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जाता या बहुत ही कम स्टेट्स में इसे फॉलो किया जाता है। अब रीसेंट टाइम्स में जो एवोल्यूशन आया है जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, यानी कि आपको एक फैक्चुअल सिनेरियो दिया जाएगा, उस फैक्चुअल सिनेरियो के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई द रीजनिंग ऑफ लॉ on that particular factual scenario and you'll have to answer the questions। यानी आपसे डायरेक्टली डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपसे रेस जुडिकेटा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक फैक्चुअल सिनेरियो दिया जाएगा आपको एंड you'll have to answer that particular provision, you'll have to answer that particular question via a provision जो कि आपने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा है। सो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर considered to be very very tactful and very what to say very new in this entire pattern of मेंस एग्जामिनेशन, जहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फैक्चुअल सिनेरियो के थ्रू आपको ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आप प्रॉपरली अपनी लीगल रीजनिंग को अप्लाई कर पाए। उसके बाद आते हैं डिफरेंस बेस्ड या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर को कंपेयर कीजिए या उनके डिफरेंस लिखिए, या फिर इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस लिख लीजिए, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस लिख लीजिए। ना दीज आर बेसिकली डिफरेंस बेस्ड और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। इनको भी आंसर करने का एक अलग पैटर्न होता है, इनको भी आंसर करने का एक अलग तरीका होता है, यानी कि आप इन टाइप के क्वेश्चंस में भी हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि हर केस में, चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो, हर केस में आपका आंसर एक अलग नेचर का होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आया है तो डायरेक्ट आंसर चलेगा, अगर फैक्चुअल सिनेरियो से आया है तो उस कॉन्सेप्ट को आप फैक्चुअल सिनेरियो पे कैसे अप्लाई करते हैं उसके थ्रू वर्क करेगा आंसर आपका। और तीसरी कंडीशन, अगर डिफरेंस बेस्ड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखने की एक आदत होनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन में बकायदा कॉमन होता है, दैट इज शॉर्ट नोट्स। नाउ शॉर्ट नोट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स ये नहीं डिसाइड कर पाते कि शॉर्ट नोट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हमें कितना टाइम देना है। तो बस ध्यान ये रखिएगा कि शॉर्ट नोट्स में भले किसी टॉपिक के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन उसके क्रक्स को हमें इतने अच्छे से समझना होता है कमांडिंग द सब्जेक्ट के टाइम पे कि अगर उस पर्टिकुलर बड़े टॉपिक पे भी अगर छोटा शॉर्ट नोट आ जाए तो आप उस शॉर्ट नोट को कैसे कंपाइल करेंगे। दैट इज द ट्रिक दैट यू नीड टू मेक श्योर व्हाइल प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर आंसर राइटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज कि आंसर राइटिंग प्रिपरेशन के दौरान कैसे की जाए। यानी कि जब आप अपनी जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करें तो आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहली चीज होगी कि आंसर कभी भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में ना लिखें। आंसर आपका कभी भी पूरी तरीके से एक छोटा कॉम्पैक्ट आंसर किसी टॉपिक पे ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आर्टिकल 21 आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं आर्टिकल 21 पे, तो आपका आंसर इतना एग्जॉस्टिव होना चाहिए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि उसमें आर्टिकल 21 के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड हों। जब आपके सारे एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर
टॉपिक से रिलेटेड एक आंसर में कंपाइल्ड होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूडेड होंगे, तभी आप मेक श्योर कर सकोगे कि जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्जामिनेशन में आया तो उस बड़े आंसर में से कितना पोर्शन आपको आपके क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 21 में सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइवलीहुड या सिर्फ राइट टू क्लीन एयर से रिलेटेड एक आंसर लिख लिया आर्टिकल 21 के अंदर, तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं होगा। और अगर आर्टिकल 21 के किसी दूसरे एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो योर आंसर व्हाइल प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव, ताकि एक ही आंसर में सारी चीजों का समावेश आ जाए, सारी चीजें इनकलकेट इनकॉर्पोरेट हो जाए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हमारी दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, दैट इज राइटिंग वन आंसर डेली फॉर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। ये तो ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें करनी होगी। मेजर के लिए मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चंस का एक बैंक प्रिपेयर कीजिए और उनको आंसर कीजिए। साथ ही साथ आप माइनर सब्जेक्ट्स के लिए भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का एक बैंक प्रिपेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कीजिए, देखिए कि कौन से क्वेश्चंस कितनी बार कब कब रिपीट हुए हैं और उन्हें आंसर कीजिए। डेली मिनिमम आपको एक मेजर और एक माइनर का आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी राइटिंग स्पीड बनती है ऐसी प्रिपरेशन से, वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। ध्यान रखिएगा कि जब हम अपना सेमेस्टर पास करते हैं, अगर हमने सेमेस्टर्स के दौरान या अपने कॉलेज के दौरान, कॉलेज टाइम के दौरान अगर हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, तो अचानक से मेंस एग्जामिनेशन अगर हमने प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो मेंस एग्जामिनेशन में हमारी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स छूट जाते हैं। और आंसर्स छूटने की वजह से हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 10 ही नंबर का होगा या 15 ही नंबर का होगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमारे बाकी क्वेश्चंस भी छूटते चले जाते हैं। और अगर बाकी क्वेश्चंस छूटते चले जाते हैं तो अल्टीमेटली उसका असर हमारी रैंक पे या हमारी मेरिट लिस्ट पे भी पढ़ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे, ताकि हमारी स्पीड बनी रहे टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हमारी आंसर राइटिंग ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन की स्लाइड की तरफ। तो भाई मेंस एग्जामिनेशन आपने भगवान की कृपा से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। अब मेंस एग्जामिनेशन में जैसे ही आप पहुंचे, आपके सामने क्वेश्चंस की लिस्ट है एंड आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी, दैट इज स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट। अब ध्यान रखिए, कई स्टेट्स में क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए वर्ड लिमिट प्रोवाइड की जाती है, कईयों में प्रोवाइड नहीं की जाती। तो दोनों को ही हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में डील करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक स्टेट के क्वेश्चन में या क्वेश्चंस में वर्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है, तो आप उतना ही अपना आंसर लिखें, उस वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करें। क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो अगर एक बार क्रॉस करेंगे तो दूसरी बार भी हो सकता है क्रॉस हो जाए, तीसरी बार भी हो सकता है क्रॉस हो जाए, जिसका असर पड़ेगा आपके आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पे। हो सकता है आप उन्हें समय पे कंप्लीट ही ना कर पाए, उनका आंसर ही ना लिख पाए, जो आपको मार्क्स कॉस्ट कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि जहां पे भी वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, उस वर्ड लिमिट पे हमें स्टिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट, राइटिंग टू द पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो भी आप अपना क्वेश्चन सेमेस्टर की तरह आंसर नहीं कर सकते। आपके मेंस के क्वेश्चन को आपको हमेशा टू द पॉइंट आंसर करना होगा, और आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके आंसर्स में क्वेश्चन से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स आंसर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। यूल हैव टू फिगर आउट वेदर देयर इज अ मेजर या रादर द हेड पार्ट एंड द टेल पार्ट इन द क्वेश्चन और नॉट। हेड पार्ट और टेल पार्ट का क्या मतलब होता है? क्वेश्चंस आजकल दो फॉर्मेट्स में पूछे जाते हैं। वन वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक होता है हेड क्वेश्चन और दूसरा होता है टेल क्वेश्चन। तो हेड और टेल क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि मेन क्वेश्चन क्या है और टेल क्वेश्चन क्या है, और उसके हिसाब से आपको वर्ड लिमिट्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, और यह भी मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपने आंसर्स को टू द पॉइंट लिखें, क्योंकि जरूरत से बहुत ज्यादा लिखना भी आपको नुकसान देगा और जरूरत से कम लिखना तो वैसे भी आपके आंसर को इनकम्प्लीट बनाता है।
उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द वेटेज ऑफ केस लॉस. नाउ व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस पॉइंट विद यू गाइज एक्सप्रेसिवली? बिकॉज जब हम स्पेसिफिकली केस लॉस की बात करें तो कई ऐसे जुडिशरीज हैं, जैसे कि डीजेएस है या बिहार जुडिशल सर्विसेज हैं या यूपीपीसीएसजेस हैं, जहां पे आपके केस लॉस का अच्छा खासा वेटेज होगा अगर आप उन्हें मेंस एग्जामिनेशन में इंक्लूड करेंगे तो. लेकिन ऐसा हर स्टेट में हो यह जरूरी नहीं है. जैसे मध्य प्रदेश जुडिशरी का अगर आप एग्जाम लें तो वहां पे केस लॉस को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेटेज नहीं दिया जाता. अगर आप लैंडमार्क केस और रीसेंट केस मेंशन कर देते हैं तो वो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाते हैं, लेकिन उनको ना लिखना आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देंगे. यानी आपकी किसी भी तरीके से नंबर कम मिलने की गुंजाइश नहीं होती अगर आपने मध्य प्रदेश जुडिशरी में आंसर्स में अपने केस लॉस को नहीं लिखा है. लेकिन ये पैटर्न हर बार स्टेट वाइज डिफर कर सकता है. उसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए, दैट इज अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस. आपको अपनी आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है, अपनी आंसर राइटिंग की स्पीड इतनी अच्छी डेवलप करनी है दैट यू मेक श्योर कि आप जब आंसर्स लिखें मेंस एग्जामिनेशन में तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना. अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपने उन्हें प्रॉपरली आंसर किया है, तो ना सिर्फ आप जुडिशरी में सिलेक्ट हो सकते हैं बल्कि आपको एक अच्छी मेरिट रैंक भी मिल जाएगी. तो टॉकिंग अबाउट द मेरिट रैंक, अब चलते हैं हमारे सरप्राइज एलिमेंट की तरफ. तो सरप्राइज एलिमेंट में हम मिलने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने ना सिर्फ इस पूरी कंडीशन को खुद फेस किया है, बट उन्होंने इस पॉइंट को एस किया और उन्होंने एक मेरिट रैंक होल्ड की इन द एमपी जुडिशरी एग्जामिनेशंस. तो चलिए चलते हैं हमारे सरप्राइज एलिमेंट की तरफ. So, we are back with the surprise element of this session. We have with us Miss Pratha Srivastav ma'am, who's a civil judge of 2018 batch in Madhya Pradesh Judiciary. Ma'am is currently posted in Agar, Madhya Pradesh, and she's here and she has given us her precious time to discuss this important strategy of how to prepare for answer writing. सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं एंड मैम से पूछते हैं, मैम व्हाट हैज टू बी द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ द मेंस एग्जामिनेशंस? ओके, इन मेंस एग्जामिनेशन वी हैव क्वेश्चन ऑफ अराउंड 8 मार्क्स ना? यस मैम. 8 नंबर का क्वेश्चन होता है. 8 नंबर का क्वेश्चन होता है. तो पहली चीज आपको जहां से सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है वो कॉपी कौन चेक करता है, ज्यादा चेक करते हैं जी. क्या अच्छा लगता है, सेक्शंस अच्छे लगते हैं, बैरेक्स अच्छे लगते हैं जी. आप जब भी अपना आंसर स्टार्ट करें, कभी भी नेवर स्टार्ट योर आंसर विद कमेंट्री की लैंग्वेज जो होती है इस सेक्शन की. हम कुछ कमेंट्री का लिख दें कि बुक से उठा के हमने लिख दिया, नेवर स्टार्ट योर आंसर विद दैट. ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद that this provision has been given in this section and the section lays down this. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरा सेक्शन रट के आना है और वो छाप के आ जाना है, नहीं जी. इसका ये मतलब है कि आप सेक्शंस को, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे से चीजें रट सकते हैं उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि आप पूरा सेक्शंस लिख के आ जाए, बहुत ही अच्छी चीज होती है. अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी चीज है. बिल्कुल. तो नहीं आता है, जो लोग मेरी तरह इतना मेमोराइज नहीं कर पाते चीजों को, मैंने क्या किया था, मैंने सेक्शंस को ब्रेक कर लिया एसेंशियल्स में. आप एक कोई सा भी सेक्शन लीजिए, उसको एसेंशियल्स में ब्रेक कर लीजिए और उस एसेंशियल्स को फिर हम थोड़ा थोड़ा दो तीन लाइन में डिस्कस कर लेंगे जी. तो क्या होता है, आपका आंसर में एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखता भी है, आपको थोड़ा लिखने का मटेरियल भी मिलता है, क्योंकि 8 नंबर में सिर्फ 1-2 लाइन लिख के सेक्शन लिख के आ गए तो फिर तो कोई मतलब है नहीं. तो उसमें अपना केस लॉ क्या करते हैं, कुछ लोग कहीं भी डालते हैं केस लॉ, वो बहुत गलत चीज होती है. आपको अपना केस लॉ वहीं डालना है जहाँ रेलेवेंट है जी. आप कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप मेंस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको मेंस्ट्री लिखने को आया था फर्स्ट टाइम में, तो उसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, लेकिन उसको कहाँ कौन सा डालना है, कहाँ इंडियन लेना है, कहाँ फिर कुछ हमारे जो इंटरनेशनल केस लॉज हैं, हम इंग्लिश लॉ को ज्यादा फॉलो करते हैं, कॉमन लॉ को, वहां से क्या लेकर के आना है. तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है. ये आप सिर्फ अगर डायरेक्ट यूज करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, या सिर्फ कमेंट्री यूज करोगे तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा. तो आपको दोनों चीजों को लेना है कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है. मैंने जैसे बताया, सबसे पहले सेक्शन लिख लें, फिर हम उसके एसेंशियल्स लिख लें, फिर उसमें कुछ 1-2 केस लॉज डाल लें, उसमें उसका और एक कंक्लूड करना बहुत जरूरी है. कुछ लोग क्या करते हैं, लिख के बस छोड़ दिया, ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ एक लाइन और लिख तो कंक्लूजन हो जाता. तो ऑलवेज ट्राई टू कंक्लूड योर आंसर इन वन लाइन, कि हमने एंड में एक लाइन लिख दी जो दिखे कि हाँ अब ये हमारा पूर्ण विराम है, ये हमारा फुल स्टॉप.
तो ऐसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं आंसर। ओके, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप अगर सेक्शन का डाइसेक्शन अच्छे से कर लें और उसी को इसेंशियल्स के फॉर्मेट में लिखें। मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि हमारे यहाँ पे कॉपी कौन चेक करता है, ये देखिए। अगर हमारे यहाँ पे जजेस कॉपी चेक कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अगर प्रोविजन से अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे, तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आंसर लगता है। वहीं अगर आपका आंसर कमेंट्री से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेबल माना जाता है कि कमेंट्री की जगह अगर आप प्रोविजन से स्टार्ट करें, या आप सेक्शन या आर्टिकल या जो भी धारा लग रही है, अगर आप उसके थ्रू आप अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है आपकी आंसर राइटिंग में। साथ ही साथ मैम ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि आपका आंसर पूरी तरीके से सेक्शन बेस्ड या पूरी तरीके से कमेंट्री बेस्ड नहीं हो सकता। तो देयर हैज टू बी अ राइट बैलेंस between the provision that you are quoting and between the provision that you are quoting and the commentaries that you are going to write. प्रथा मैम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आपने बताया 8 मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है, एवरी क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स ईच। सो मैम, इज देयर एनी specific thumb rule for answering all the questions, or is there any ideal length for any specific answer, or a specific word limit that has to strictly be followed for answering such questions? Okay, first thing, how many questions you have to answer? Is there any specific rule that you should answer all the questions? Yes, you should answer all the questions. अगर कुछ भी नहीं आता है तो एक आध दो लाइन भी लिख दो, लेकिन never leave a question unanswered. बिल्कुल। ये तो सबसे बड़ा एक कह लो आप मेंस का मंत्रा है आपको सक्सेस होने का, कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना ही आना है। और ऐसा वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया या आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया, नहीं। तो ट्राई टू अटेम्प्ट फुल पेपर। एक भी आप क्वेश्चन छोड़ेंगे आपका सीधा सीधा 8 नंबर कटेगा। दूसरी चीज आपने पूछी कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिमिट है क्या, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था कि मुझे इतना ही लिखना है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ना। अगर आपसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव अ लॉट टू राइट और वो सब रेलेवेंट होता है। और वही अगर आपसे वो एविडेंस एक्ट में कुछ पूछ रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपसे मान लीजिए कन्फेशन ऑफ को अक्यूज पूछ लिया, तो आप उसमें कितना लिख सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में आप कितना लिख सकते हो, और कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड एविडेंस में आप कितना लिख सकते हो? आप उन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि आपको लिखना वही है जो रेलेवेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 नंबर में 8 लाइनें लिख के आओ या 8 नंबर में 8 पेजेस लिख के आओ। मैंने बोला ना, कॉपी चेक कर रहे हैं जजेस, एकेडमिशियंस कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, प्रोफेसर्स कॉपी चेक नहीं कर रहे, जजेस कॉपी चेक कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि जो रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट पूरा काय पे बेस्ड है? रेलेवेंसी पे एक्ट है, रेलेवेंसी पे बेस्ड है। तो आंसर्स में वो रेलेवेंसी ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो पूछा है आपने वो लिखा है कि नहीं लिखा है। बिल्कुल। और मेरा तो यही था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे थे, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी था कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं पढ़ती भी वैसे थी कि मैं लिख सकती थी कहीं से भी कुछ भी। तो मैंने उसमें काफी बड़े बड़े आंसर्स लिखे थे। और बाकी एनआई एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता है लिखने को। फिर आपका अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको कितना लिखना है। कोई थंब रूल नहीं है, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि 8 नंबर में 8 पेजेस या 8 लाइन या 4 पेजेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना उन्होंने पूछा है टू द पॉइंट, एक जुडिशियल आंसर मस्ट बी जुडिशियल आंसर। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि जुडिशियल आंसर होना चाहिए। एक जज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के कि उन्होंने क्या पूछा है, उतना लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। काफी सारे लोगों का ये रहता है कि जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिलते नहीं है। आप इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, दोनों में अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट। और कहीं भी जैसे कॉलेजेस में जनरली हम सोचते हैं कि हमने ज्यादा लिखे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जुडिशियल एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप एक ऑर्डर और जजमेंट लिखने जाते हो, अभी हम लोग सब नए जजेस हैं, मेरा बैच, तो हम लोग को ये सिखाया जाता है कि आप जितना छोटा लिखोगे, जितना प्रिसाइज लिखोगे ना, उतना कम लोगों को गलतियां ढूंढने का मौका मिलेगा। तो ये आप अपने आंसर्स में भी ला सकते हो ये चीज, कि आप जितना कम का मतलब ये नहीं कि आप एसेंशियल छोड़ दो, यहाँ वहाँ की बातें मत लिखो, जस्ट स्टिक टू द रेलेवेंसी। एविडेंस एक्ट याद करो, रेलेवेंसी याद करो, रेलेवेंट पे स्टिक करो। ओह, एविडेंस एक्ट का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया है मैम ने कि अगर आपने एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी समझी है तो फिर आपको आंसर राइटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि
जैसा कि मैम ने बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने मेंशन किया दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करके कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जाहिर है हम सब लोग भारत के संविधान के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसी को अगर हम एनआईए, दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर लिमिटेशन एक्ट या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कंपेयर करें, तो उसमें कंपेरेटिवली हमारे पास राइटिंग का कंटेंट कम होता है। तो जैसा मैम ने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने कहा कि अगर आप रेलेवेंसी को जज करें तो फिर आंसर की लेंथ मैटर नहीं करेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैम ने बताया। मैम, इसी से जुड़ा हुआ भी एक डाउट होता है जुडिशरी एस्पिरेंट्स को कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस एंड द कमेंट्रीज, क्या एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन में, अगर हम स्पेसिफिकली एमपी सीजे की बात करें, तो कैसा या कितना वेटेज होता है केस लॉज का, लैंडमार्क जजमेंट्स का भी और रीसेंट जजमेंट्स का भी कैसा वेटेज होता है? क्या केस लॉज ना लिखना हमारे अगेंस्ट जा सकता है, या केस लॉज बहुत ज्यादा लिखने से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं? क्या मतलब वेटेज क्या रहता है केस लॉज का स्पेसिफिकली इन आवर आंसर्स? देखिए, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। काफी लोगों के मन में डाउट रहता है। जब हम प्रिपेयर करते थे, हमारे दिमाग में भी एक बात आता था कि ऐसा एक थॉट था कि हम जितने केस लॉ लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब मैजिस्ट्रेट या सिविल जज क्लास 2 के लेवल पे पोस्टेड होते हो, तो आपको सिखाया जाता है कि आपको फैक्ट्स देखने हैं, लॉ नहीं देखना है। फैक्ट्स पे आपके जजमेंट बेस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है। सॉरी, मैं थोड़ा कनेक्ट कर रही हूँ मेरे प्रोफेशन को और तैयारी को, तो बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। तो उससे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके पास उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे आपने फैक्ट बहुत अच्छे लिख दिए, आपने सेक्शन बहुत अच्छे लिख दिए, आपने उसको ब्रेक करके उसको इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से लिख दिए, उसमें आपको सिर्फ वही केस लॉ डालने हैं जो पहली चीज तो रेलेवेंट है, और दूसरी चीज लैंडमार्क है। लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे यहाँ, लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो डालने से या बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उसी के साथ अगर आप कुछ भी लिख के आओगे, कोई भी अगर आपने देखा नहीं कि ये कहीं ओवर रूल तो नहीं हो गया जजमेंट, ये डीबी का है कि फुल बेंच का है, इस पे हाई कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट आया है क्या कोई सा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ऑबिटर डिक्टा है, फिर रेशियो डेसिडेंट, ये सब चीजें तो खैर बहुत बात की है। लेकिन हमें एक ही चीज पे देखना है कि लैंडमार्क होना चाहिए जजमेंट, और कहीं ओवर रूल ना हुआ हो। और हर सेक्शन में, आई मीन हर क्वेश्चन में, हर एक्ट के साथ केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जहां आपको केस लॉ लिखना इंपॉर्टेंट है, मुझे जो लगता है और जो मैंने किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट, मैं एमपी जुडिशरी के हिसाब से बता रही हूँ, ऑफ कोर्स मैंने वही क्लियर किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट में कई जगह है केस लॉ, वो आप डाल सकते हैं। आईपीसी में जो हमारे लैंडमार्क केसेस हैं, बस वही, अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है। उसमें बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे कमेंट्रीज में, वो नहीं लिखना है। फिर उसके अलावा सीपीसी में कोई केस लॉ नहीं डलता अनलेस एंड अनटिल सेक्शन 9 वो ना आपसे पूछ लें एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार जुरिसडिक्शन के बारे में, या रेस जुडिकेटर ना पूछ लें। तो जहां जरूरत है वहीं केस लॉ डालना है। और अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में आजकल एमपी जुडिशरी में थोड़े से रूलिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपसे चुन्नू लाल वाला केस पूछ लेते हैं, कभी कुछ ऐसा केस पूछ लेते हैं, उसमें फैक्ट्स देके पूछ लेते हैं। तो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एमपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो देख लीजिए, वो जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, और वो आपको जानना भी चाहिए, आगे भी काम आता है। इसके अलावा एनआई में दशरथ पासवान वाला केस हो गया। फिर जो लैंडमार्क केसेस है वही एनआई में भी, अगर वो आपसे कंपनीज के बारे में पूछे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एमपीएलआरसी में तो ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड टू राइट केस लॉज। ऐसे ही लिमिटेशन में भी नहीं है केस लॉज जब तक आपने उनसे एडवर्स पोजीशन आपसे ना पूछा गया हो तब तक। तो हमें केस लॉ कहाँ डालने हैं, कहाँ नहीं डालने, इसका भी कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। आप देख लो क्या सब्जेक्ट आपसे पूछा है, उस पर लैंडमार्क केसेस है। अब आप आईपीसी में अगर आपसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस पूछ लिया, तो उसमें आपने 10 केसेस डाल दिए और आपका कंटेंट कुछ नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा लैंडमार्क जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आपसे मेंसरिया पूछा है, या फिर डिफरेंस बिटवीन मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, जो हमसे नहीं पूछते सिविल जज के लेवल पे, तो वहां आप केस लॉ लिखोगे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप जहां जरूरत नहीं है वहां केस लॉ लिख दोगे तो क्या दिखेगा कि आपको आता नहीं था, इसलिए आपने लेंथ ऑफ आंसर बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख दिया। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब जब भी केस लॉ लिख रहे हो साइटेशन जरूर लिखो, क्योंकि हम जजेस कैसे सर्च करते हैं केस लॉ, साइटेशन के थ्रू। नाम किसी को नहीं याद रहते, हम लोग सर्च करते हैं AIR या फिर MPLJ या फिर MPWN, ऐसे सर्च करते हैं।
तो आप केस लॉ लिखो तो पूरा पूरा उसका साइटेशन भी साथ में लिखो, और जहाँ जरूरत है वहां लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको लिखना ही लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में केस लॉज के बिना आपका आंसर ऐसे अधूरा सा लगता है, पूरा पूरा नहीं लगता, सुंदर लगता है अगर आप इसमें डालोगे केस। जी। सो मैम ने एक काफी सही पॉइंट बोला है यहाँ पे कि आपको केस लॉ रेलेवेंसी के हिसाब से, उसके लैंडमार्क होने के हिसाब से यूज करना है सब्जेक्ट्स में, और फिलर्स की तरह यूज नहीं करना है। that is very important for anyone who is writing an answer for any subject। जैसा मैम ने सारे सब्जेक्ट्स में ही हमारे सभी एस्पिरेंट्स को ये बताया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने केसेस हम लिख सकते हैं या कहां से केसेस लिखने हमारे लिए जरूरी हैं, वो मैम ने बताया। बट मैम ने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बताया है कि आप केस लॉस को फिलर्स की तरह यूज मत कीजिए। अगर आप केस लॉ को फिलर्स की तरह यूज करेंगे तो जो भी व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करेंगे उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोविजन की ठोस जानकारी ना हो। तो इफ इन केस यू डोंट हैव proper or very sufficient or comprehensive knowledge about a particular concept which has been asked in the form of a question, आपको कम से कम ये ध्यान रखना होगा कि आप धड़ाधड़ बहुत सारे केस लॉज ही ना लिख डाले, ताकि ऐसा ना लगे कि आपको कंटेंट की बहुत कमी पड़ रही थी। तो ये सारी तो मैम ने आंसर राइटिंग की टिप्स बता दी। अब आई एम प्रीटी श्योर प्रथा मैम की इन आंसर राइटिंग टिप्स को फॉलो करने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी जुडिशरी एस्पिरेंट जो होगा, उसका मेंस एग्जामिनेशन तो क्लियर हो जाएगा। बट बिकॉज दिस सेशन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू आंसर राइटिंग, बहुत ज्यादा डिटेल में गए बिना मैं आपसे बस एक छोटा लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो होगा उसके लिए क्या टिप्स या क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को? पर्सनल इंटरव्यूज या सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज मुझे लगता है वही होता है, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक बार मैंने बताया कि एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो आप, सिर्फ अपने आप को नहीं, सिर्फ अपने स्टेट को नहीं, आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अंदर उतनी गंभीरता हो, आपके अंदर ठहराव हो, उसी चीज को चेक करते हैं। आजकल का जो ट्रेंड ये है कि बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल। दे स्टार्ट विद सम लिटिल क्वेश्चंस कि पापा क्या करते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद लॉ का ही नॉलेज वो आपका देखना, और उसमें भी वो जज कर लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमको अपने ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू जुडिशरी, वी आर रिप्रेजेंटिंग एन इंस्टीट्यूशन, तो हमारा ड्रेस वैसा होना चाहिए कि हम एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा चाल ढाल, हमारा उठना बैठना चलना, यही सब चीजें देखी जाती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वो कई बार ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं आपको कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, क्योंकि कोर्टरूम में भी यही होता है, वकील चाहते हैं कि आप ट्रिगर हो जाओ। तो वो चीजें कई बार वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये मुझसे क्यों पूछे, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका माइंडसेट को, कि आपके अंदर कितना ठहराव है, कितनी गंभीरता है, इसको देखना चाहते हैं। तो उनका जवाब आपको कैसे देना है। फिर आपका लॉ पे तो नॉलेज ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। आपका ड्रेसिंग हो गया, आप कैसे अपना फाइल कैरी कर रहे हो, आप कैसे एंटर कर रहे हो, कैसे नमस्कार कर रहे हो, ये सब चीजें देखी जाती है इंटरव्यू में। सो मतलब अगर हम इसे एक क्रक्स में कहें तो जो चीज आपने कही है, दिस इज मोर ऑफ अ टेस्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी नॉलेज, क्योंकि ऑलरेडी शायद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में नॉलेज काफी हद तक टेस्ट हो चुकी होती है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप जज की जो ये उपाधि है, आप उसको कैरी करने के लिए, या आप क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने की एक पर्सनालिटी होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ये जज किया जाता है आपके पर्सनल इंटरव्यू में। सो thank you so very much Pratha ma'am for taking your and rather giving us your precious time from your busy schedule for giving our judiciary aspirants some vital tips for answer writing. Thank you so very much Pratha ma'am. थैंक यू। तो जैसी टिप्स आपको प्रथा मैम ने बताई, उन टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो नो वंडर आप भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को मेरिट होल्डर की तरह क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप ये पूरा सेशन और ये पूरा सरप्राइज एलिमेंट आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर जुडिशरी एस्पिरेंट्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब and on Telegram, and do follow us on Instagram and Facebook as well. So
Thank you and bye bye.